ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के जो वाइस राय थे वो मॉर्ली थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ कह सकते हैं कि इंडिया के सेक्रेटरी जो थे वो मिंटो थे। तो पूरे के पूरे भारत में जिस प्रकार से पिटिशंस, प्रेयर और एजिटेशंस हो रहे थे नए रिफॉर्म्स को लेकर, नए मेजर्स और स्टेप्स को लेकर, और एक नई डिमांड जो इंडियन नेशनल कह सकते हैं कि मूवमेंट के द्वारा जितने भी भारतीय स्वतंत्रता उस वक्त के सेनानी थे उन लोगों ने जो जो अपने डिमांड्स रखे थे, जिस प्रकार से नेशनल अवेकनिंग हो रहा था, तो लोग जो है जागरूक हो रहे थे। तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कह सकते हैं कि बढ़ते जा रहा था, तमाम मास में यह अवेयरनेस जगह कह सकते हैं धीरे धीरे जगने लगा। और फिर उसी प्रकार जो है ब्रिटिश धीरे धीरे अपने एक फर्दर स्टेप्स उठाती है, एक फर्दर रिफॉर्म्स लाती है। कई एक रिफॉर्म्स जैसे ऑलरेडी आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, काउंसिल एक्ट है। तो इसके बाद जो है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी यह आता है। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या कारण थे चेंजेस के, इसके आने के बाद क्या बदलाव हुए और क्या इसके प्रभाव पड़े, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, आखिर इस कह सकते हैं कि संवैधानिक परिवर्तन या फिर इस रिफॉर्म्स की नेसेसिटी क्या थी, ज़रूरत क्या थी, आखिर क्यों यह रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों लाया गया। तो आउटसाइड द कांग्रेस ग्रोइंग इम्पेशंस विद द goal and method of the Congress itself, students passing the matriculation in India increased from 1286 to 8211। कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, एक तो कांग्रेस का जो अपना एक तरीका था, मॉडरेट विंग उस वक्त हावी थे, तो प्रेयर एंड पिटिशंस के फॉर्मूले पर वो कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि सब्र की एक सीमा होती है, सब्र का बांध एक ना एक दिन टूटता है, ठीक उसी प्रकार उनकी महत्वाकांक्षाएं, गोल और मेथड्स में भी बदलाव आ रहे थे। उसका भी एक सीमा है, कितने दिनों तक आखिर आप पैसेंस और धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे फिर शिक्षित वर्गों की संख्या भी बढ़ रही थी। 1286 से लेकर जो मैट्रिकुलेट होते थे, जो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, वो बढ़कर 8211 हो गए। कहने का मतलब यह हुआ कि इन अनदर वर्ड, द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपुल्स इन इंडिया वर इंक्रीजिंग एट अ फास्टेस्ट रेस। ठीक है, तो जिस तीव्र गति से जो है लोग पढ़ रहे, लिख रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, उनमें अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ने लगी थी। तो इसे देखते हुए उन लोगों ने भी अपने डिमांड्स, अपने प्रपोजल, चाहे जॉब की हो, वैकेंसी की हो, इक्वलिटी की हो, जो एक प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको लेकर हो, ये तमाम जो है ना चीज़ें जो है अपीयर होने लगी थी एट द ग्राउंड लेवल। तो नंबर्स अपीयर रिडिकुलसली स्मॉल, दिस अमाउंटेड टू एन ऑलमोस्ट 7-fold इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ नंबर। हालांकि ये जो नंबर्स बताए गए हैं वो 7 गुना से भी अधिक यहाँ बढ़ा हुआ दिखाई दे जा रहा है, कि मतलब 1200 से लेकर 8000 तक पहुँचाना, ये अपने आप में देखने में तो नंबर बड़ा कम है, लेकिन अपने आप में ये 7 गुना वृद्धि है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 7-7। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, जो समाचार पत्र वगैरह होते थे, और जर्नल्स, पत्रिकाएं वगैरह होती थी, वो अधिक मात्रा में पब्लिश्ड होना प्रारंभ हो गया। और पत्रिका कह सकते हैं कि पहले पत्रकार वगैरह जो होते थे वो कहा करते थे कि समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से जो है क्रांति की स्थापना की जा सकती है, क्रांति लाई जा सकती है। तो क्रांतिकारियों का एक माध्यम हुआ करता था न्यूज़पेपर और जर्नल, कह सकते हैं। आज के जर्नलिस्ट वगैरह तो वो दे आर प्रोपेगेंडिस्ट, दे आर द बिजनेसमैन, दे आर नॉट द जर्नलिस्ट। लेकिन उस समय के जितने भी, चाहे लोकमान्य तिलक को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, सरदार पटेल को देख लो, मतलब राजेंद्र प्रसाद, हर लोग, जितने भी बड़े बड़े, सुभाष चंद्र बोस, कुछ ना कुछ वो लिखा करते थे पत्रिकाओं के जरिए। जो है लोकमान्य तिलक के बारे में, केसरी वगैरह वो लिखा करते, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था उन्होंने इस पत्र और जर्नल के माध्यम से कुछ क्रांतिकारी के द्वारा उठाए गए कदम को समर्थन किया, जिसमें उनके लोकमान्य तिलक के ऊपर जो है अंग्रेजों ने देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया था और कई सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा।
तो सोच सकते हैं कि इस पत्रिका और न्यूज़पेपर समाचार पत्रों पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था। उनकी चेतना को जगाने के लिए यह एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था, और इससे अंग्रेज जो है इरिटेट होते थे। उन्हें भय लगता था कि कहीं यह चिंगारी जो है पनपे और फिर से 1857 की क्रांति और विद्रोह फिर से ना जन्म ले ले। इसलिए कई बार देखो एक सेंसरशिप एक्ट वगैरह आता है, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट वगैरह आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, लेकिन आता है कि प्रेस को किस प्रकार से जो है क्रस्ट किया जाए। तो इंडिकेट इंडिया कंसेंसस ऑफ राइट्स एज अ सिटीजन। और जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे थे तो वो अपने अधिकारों की बात करने लगे कि ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन के देश में, मतलब अंग्रेज के देश में अंग्रेज को लोगों का क्या अधिकार है। अब जैसे कोई लंदन से पढ़कर आ रहे हैं तो लंदन में जो अधिकार लंदन निवासियों को दिया जा रहा था ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, तो वही अधिकार अब इंडियंस भी जो है भारत में मांगने लगे। भाई जो आप अपने सिटीजन को देते हो वही सेम जो है इक्वलिटी हमें भी प्रोवाइड करो, वही अधिकार हमें भी दो, ठीक है। ये ड्वेल जो कह सकते हैं ना कि नेचर है, भारत में कुछ है, ब्रिटेन में कुछ है, ये जो कह सकते हैं ना कि डिफ्रेंसिएशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसे हटाओ। एंड द ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नमेंट, और साथ साथ सरकार की ड्यूटीज, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पढ़े लिखे लोग जो है आगे आवाज़ उठाने लगे। एंड अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेज ऑफ द एलियन रूल, और साथ साथ यह अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था थी इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे थे, इससे क्या हानियां हो रही थी, और ये जो विदेशी शासक थे ये किस प्रकार से भारत को लूट खसोट रहे थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोग जो है जागरूक हो रहे थे। तो बिगिनिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एन एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो धीरे धीरे कांग्रेस में भी जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के कह सकते हैं कि पाले में बहुत तेज़ी से गति से कह सकते हैं बढ़ रहे थे, जिसमें कि आके सूरत फिर स्प्लिट होता है, सूरत में भी, सूरत अधिवेशन में। तो एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो स्ट्रीम था वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में फिर तेजी से पनप रहा था। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1898 to 1905, his policy of centralization, contempt for aspiration of the educated Indian, और इनकी जो पॉलिसी थी ना, केंद्रीयकरण की जो नीति थी लॉर्ड कर्जन की, और कंटेम्प्ट करना जो महत्वाकांक्षा है एजुकेटेड इंडियन की, जो शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिख गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना, यह जो लॉर्ड कर्जन की नीति थी। और अंत में जो है वो बंगाल का जो विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन तमाम चीज़ों ने पीपुल में, आम जनता में, आम मास में, लोकल लेवल पे जो कॉमन लोग होते हैं उनके मन में भी विरोध की भावना जो है पनपा दी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कह सकते हैं कि, और एजुकेटेड इंडियंस के एस्पायरेशन, उसके महत्वाकांक्षाओं पे अंकुश लगाना, ये सब ऐसे कदम जो उठाए गए थे कर्जन के द्वारा, इसके विरोध में, इसके परिणाम स्वरूप इंडियंस जो थे अंग्रेजों के धीरे धीरे और खिलाफ होते जा रहे थे, उसके प्रति और उग्र होते जा रहे थे। तो अनपॉपुलर डिसीजन सभी को मालूम है कि किस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बंगाल विभाजन के बाद। तो ये सब तमाम जो सिंबल्स हैं, ये जो एक कर सकते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में आप देख सकते हैं, चाहे बंगाल का विभाजन हो या तमाम जो चीज़ें उठाई गई थी उनके द्वारा, वाइसराय के द्वारा, ये सब ऐसे प्रतीक चिन्हों में है कि किस प्रकार से इंडियंस के बिसेस जो होते हैं ना, डिसरिगार्ड ऑफ बिसेस ऑफ द इंडियन कांग्रेस लीडर बिगेन रिकंसीडरिंग अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेथड ऑफ पुटिंग प्रेशर्स ऑन द ब्रिटिश। तो साथ साथ जो कांग्रेस के लोग भी थे वह भी अब जो है इस अनपॉपुलर डिसीजन से कह सकते हैं बहुत ही दुखी थे, या फिर अंत में उन्हें सोचने के लिए विवश किया कि आखिर इस कांग्रेस की जो स्थापना हुई है इसका उद्देश्य क्या है। मतलब कांग्रेस का जो जितने भी लीडर्स थे उस वक्त के, वो आखिर यह सोचने के लिए विवश हुए कि आखिर अल्टीमेट गोल क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है, आखिर हम कांग्रेस में हैं और हमारी मांग क्या होनी चाहिए, हमारा जो मेथड है वो क्या सिर्फ पिटीशन और प्रेयर की ही मेथड काम करेगी, और हम किस प्रकार से जो है अंग्रेजों के ऊपर जो है हम अपना प्रेशर को बनाए रखें। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हुए कांग्रेस के अंदर बहुत ही कह सकते हैं एक प्रकार से बहस छिड़ गई, और अपने आप में लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे। तो पार्टीशन मूव फाउंड एक्सप्रेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन इन कोलकाता
and other places and slogan of Swadeshi boycott and national education were raised. सभी को मालूम है कि पार्टीशन के बाद 1900 कह सकते हैं कि 5 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद किस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ठीक है, बॉयकॉट हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है एक एक्सप्रेशन के तौर पर आया, ठीक है, कि जितना शिक्षित वर्ग था वो लोग भी अब बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने मुखर रूप से अब अंग्रेजों की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। रैली निकालते थे, प्रभात फेरी निकाला जाता था और एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्लोगन वगैरह के माध्यम से जो है अंग्रेजों का विरोध और जो है इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कह सकते हैं कि आंदोलन जैसे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह, ठीक है, सत्याग्रह वगैरह कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस या फिर बायकॉट वगैरह बहुत उस वक्त का पॉपुलर स्ट्रेटजी हुआ करता था। द मॉडरेट लीडर इन बंगाल इन सपोर्ट ऑफ बायकॉट एंड स्वदेशी प्रोग्राम, जितने भी मॉडरेट लीडर थे, ठीक है, कांग्रेस के, वो बंगाल में बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट प्रोग्राम का कह सकते हैं कि सपोर्ट किए, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग थे उन लोगों ने ही इसे इसमें कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से बढ़ चढ़कर इसे फैलाया, तमाम लोगों को जागरूकता फैलाई कि अंग्रेजों के सामान जितने भी जैसे मैनचेस्टर वगैरह की साड़ी वगैरह बनकर आती थी उन तमाम चीज़ों का बहिष्कार करो, मतलब अंग्रेजों का चीज़ खरीदो ही मत, जो भारत के लोगों के द्वारा, भारत के बुनकर के द्वारा तैयार किया जाता है उन्हीं साजो सामान को खरीदो, उसे अधिक से अधिक उपयोग करो ताकि उसका पैसा भारत के लोगों के ही पास रहे, ठीक है, अंग्रेजों को कर ना दो, लगान ना दो। इन तमाम चीज़ों के जरिए बाइकआउट के साथ साथ स्वदेशी, मतलब पहले तो अंग्रेजों का बहिष्कार करो, तो भाई अंग्रेजों का बहिष्कार कर दोगे तो फिर पहनोगे क्या, इसके लिए ज़रूरी है कि स्वदेशी चलाओ, चरखा चलाओ, या फिर जो भी स्वदेशी उस वक्त के उद्योग धंधे थे वही जो है जीवन यापन का साधन होना चाहिए और उससे ही जो है हम अपनी जो है कह सकते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की वस्तु को खरीदें, ठीक है, खादी वगैरह, कपड़ा और लाह की बनी चूड़ियाँ, तो मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं जो मेथड्स कह सकते हैं कि अपनाया गया। बट रिटर्न टू मेथड्स ऑफ अपील्स एंड पिटिशंस, लेकिन धीरे धीरे जो है यह तो एक एक्सट्रीमिस्ट विंग की आइडियोलॉजी थी, एक्सट्रीमिस्ट विंग की फिलॉसफी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वही जो मॉडरेट विंग थे वो अपील एंड पिटिशंस के दौर पे आगे बढ़ रहे थे। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट बनारस इन 1905, Gopala Krishna Gokhale said the goal of the Congress is that India should be governed in the interest of the Indian themselves. देखिए 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, उनका यह उद्देश्य था और उन्होंने प्रखर रूप से अपने भाषण में जब वो एड्रेस कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो उद्देश्य है इस कांग्रेस की, इस पार्टी की, इस मूवमेंट की, इस नेशनल मूवमेंट की, वह यह कि इंडिया जो है अब गवर्न हो इंडियंस के इंटरेस्ट में, मतलब द गोल ऑफ द कांग्रेस इज दैट इंडिया शुड बी गवर्न इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन देमसेल्फ, जो भारत के लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए जो है भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कार्य करे और भारत की शासन व्यवस्था का कार्य भारतीय के हितों के लिए होना चाहिए। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट था, प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन 1905। तो व्हेन एट एंड ऑफ 1905 लिबरल्स केम टू पावर इन ब्रिटेन, 1905 के बाद जो लिबरल्स थे वो ब्रिटेन में, मतलब अंग्रेजों का जो कह सकते हैं वहाँ भी इलेक्शन होता था, लिबरल वहाँ भी होते थे। आज भी देखोगे एक पार्टी जो है ना राइट विंग होती है, एक लेफ्ट विंग होती है, ठीक है। तो लिबरल की सरकार बनती है ब्रिटेन में, ठीक है, जिसमें कि जॉन मॉर्ली, अ मैन नोन फॉर हिज लिबरल व्यूज, ठीक है, जॉन मॉर्ली एक ऐसे व्यक्ति थे उस वक्त, कह सकते हैं कि जो कि आगे चलकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनते हैं, जो कि अपने लिबरल व्यू के लिए जाने जाते हैं। एंड लॉर्ड मिंटो सक्सीडेड कर्जन एज अ गवर्नर जनरल। मैंने पहले ही बताया कि एक का नाम था कह सकते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से इसलिए पढ़ा क्योंकि एक सेक्रेटरी थे और एक कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा यह रिफॉर्म्स लाया गया था, इसलिए इस रिफॉर्म्स को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो जॉन मॉर्ली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने और लॉर्ड जो मिंटो थे वो गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब लॉर्ड कर्जन की विदाई हुई तो वो गवर्नर जनरल बनकर आए भारत। तो इन्हीं दोनों के द्वारा, मॉर्ली और मिंटो के द्वारा
मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल के द्वारा यह रिफॉर्म्स लाया गया, इसलिए इसे लॉर्ड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। द नेम ऑफ मॉर्ली एंड मिंटो बिकम्स एसोसिएटेड विद द चेंज इंट्रोड्यूस अंडर दे, और इनके द्वारा जो बदलाव लाए गए थे, इनके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, इस रिफॉर्म्स को जो है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो चेंज इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनके पीरियड में, इनके शासन काल में, इनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो बदलाव लाए गए थे, जो परिवर्तन लाए गए थे, वो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। आगे, मॉर्ली एंड मिंटो वर वेरी डिफरेंट इन देयर बैकग्राउंड्स, रेप्यूटेशंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो मॉर्ली और मिंटो थे, अपने अपने अनुभव में, अपने अपने बैकग्राउंड में, अपने अपने रेप्यूटेशंस में, दे आर डिफरेंट इन नेचर, बट एज रिगार्ड्स द पॉलिसी इन इंडिया दे हैड अ सिमिलर व्यूज, ठीक है। वो अपने बैकग्राउंड में, अपने रेप्यूटेशंस में, अपने पद में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भले ही डिफरेंट थे, डिफरेंट नजरिया था, लेकिन इंडिया के जो व्यूज थे उन दोनों का सिमिलर था। बोथ रिकॉग्नाइज्ड दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ ग्रेव ब्लंडर एंड हैड हार्डन्ड एंटी गवर्नमेंट फीलिंग इन द कंट्री। दोनों ने यह महसूस किया, इस बात को स्वीकारा, यह बात को माना कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, बंगाल का विभाजन, यह ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक ब्लंडर का काम किया, ग्रेव ब्लंडर, ठीक है। और यह इस परिस्थिति को जन्म दिया, और यह कह सकते हैं कि एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स को पनपने में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इस फिलॉसफी को ये स्वीकार करते हैं। इसके बाद जो अंग्रेजों की फिलॉसफी थी, देखिए, ये इन चीज़ों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि वो भारतवासियों के बहुत बड़े हितकामी हो गए, नहीं। अंग्रेजों की फिलॉसफी थी कैरोट और स्टिक की। पहले एक देखोगे आप, अगर क्रोनोलॉजी पढ़ोगे ना पूरे के पूरे वाइसराय की, तो एक वाइसराय आते हैं जो कि भारत में शासन व्यवस्था को एक्सपेंस करते हैं, मतलब विस्तार देते हैं। फिर दूसरे वाइसराय आते हैं, फिर उसमें कुछ जो है पैसिफाई करने के लिए, मतलब जो उग्र लोग होते हैं, जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, वो जो एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, उसको शांत करने के लिए कुछ कैरोट देते हैं। कहने का मतलब कुछ लुभावने ऐसे रिफॉर्म्स या बदलाव करते हैं जिससे कि वो लोग शांत हो जाए। तो इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, कैरोट एंड स्टिक की स्ट्रैटेजी थी, जो ये फॉलो करते थे। तो एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स हुआ, अब भाई क्या किया जाए, अब इसे शांत करने के लिए कुछ चूरन थमा दिया जाए, तो वही होता है द न्यू डिपार्चर इंट्रोडक्शन चेंजेस इन कंपोजिशन एंड फंक्शन। अब है कि एक कंपोजिशन एंड फंक्शन, मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी सेंट्रल स्टेट लेवल पे, इसके कंपोजिशन और इसके फंक्शंस पे थोड़ा बदलाव लाए जाए। तो रैली मॉडरेट टू एम्पायर बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी डिमांड्स। और जितने भी मॉडरेट विंग के लोग थे कांग्रेस के, उनकी यह डिमांड थी कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो कह सकते हैं कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, या फिर इंडिया जो प्रतिनिधि जाते थे चुनकर या फिर नॉमिनेट होकर, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो है और भी ये कहा गया, और भी डिमांड थी मॉडरेट विंग की, कि हमें काउंटर क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया जाए, हमें वाद विवाद डिबेट डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाए, ठीक है। एक प्रकार से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स होने चाहिए, इसे उठाने के लिए वो अपनी डिमांड रख रहे थे। तो ब्रिटिश रूलर्स हाउएवर वर अवेयर दैट द बेसिक डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स शुड बी रूल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस एंड कुड नॉट बी एकोमोडेटेड विथिन एन इम्पेरियलिस्ट फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है कि मॉडरेट का जो बेसिक डिमांड था, जो मूलभूत और कह सकते हैं कि जो आधारभूत डिमांड था, वह यह था कि जो रूल है ना, मतलब जो शासन व्यवस्था है, वो भारत के लोगों के हितों के लिए शासन किया जाए। मतलब जो बेनिफिट ऑफ इंडियंस, मतलब जो भी कार्य, जो भी फंक्शंस, जो भी बजट,
जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किए जाए वो इंडियंस के बेनिफिट में हो, शुड बी रूल फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस एंड कुड नॉट बी एकोमोडेटेड विद इन इम्पेरियलिस्ट फ्रेम। और जो इम्पेरियलिस्ट फ्रेमवर्क है उससे एकोमोडेट ना कर करके भारत के हितों की बात की जाए। ठीक है, जो उपनिवेशिक व्यवस्था थी उसे हटाकर अब भारत के हितों की बात करने के लिए जो है मॉडरेट विंग की जो कह सकते हैं कि एक डिमांड थी। तो वर्क फॉर अवेकनिंग नेशनल कंसेंसस, तो जितने भी कांग्रेस के लोग थे और जितने भी नेशनल क्रांतिकारी लोग थे उस वक्त, उन तमाम लोगों ने राष्ट्र की चेतना जागृति के लिए जैसे स्लोगन, फ्लैग मार्च या फिर प्रभात फेरी या एक प्रकार से पिटिशंस, प्रेयर या फिर जिस भी न्यूज़पेपर, जर्नल, जिस भी तरीके से हो सके वाद विवाद, डिस्कशन, समाज में चर्चा, ठीक है, जिस भी प्रकार से हो सके राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार और जो है राष्ट्र में आम लोगों, जनरल जो मासेस होते हैं उनमें कंसेंसस लेवल पे उनकी चेतना को बढ़ाने की बात कही जा रही थी। ठीक है, एट द सेम टाइम प्रोफेस लॉयल एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इम्पॉसिबल। इन तमाम चीज़ों को होते हुए आप यह नहीं सोच सकते कि एक प्रकार तो आप राष्ट्रता और राष्ट्रवाद की भावना को पनपाने का, उसे बढ़ाने का, उसे फैलाने का, उसका प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है ब्रिटिश का लॉयल रह सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो आप राष्ट्र प्रेमी के साथ हैं या फिर आप ब्रिटिश के साथ हैं। तो ये जो है ना अटेम्प्ट टू विन ओवर दिस सेक्शन ऑफ पीपल, ब्रिटिश रेज्ड अदर पिलर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द रेजिम इन इंडिया। ठीक है, अब है कि इसे जीतने के लिए ब्रिटिश लोग एक षड्यंत्र करती है डिवाइड एंड रूल की और सेपरेट इलेक्ट्रेट की। तो सून आफ्टर हिज अराइवल लॉर्ड मिंटो हैड रिटन, आई हैव बीन थिंकिंग अ गुड डील लेटली ऑफ पॉसिबल कॉन्ट्रपोज टू कांग्रेस। वो अपने आने के बाद, मतलब लॉर्ड मिंटो जब आते हैं, ठीक है, भारत में वाइसराय बन के, और कह सकते हैं उसके बाद वो अपना एक कथन लिखते हैं कि आई हैव बिन थिंकिंग अ गुड डील। वह एक बहुत ही अच्छा, सुनहरा, सुंदर जो है एक डील जो है सोच रहे हैं, जो कि कांग्रेस की यह जो नेशनल अवेकनिंग है, कांग्रेस की जो राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, उसका जो कह सकते हैं कि एक विरोध में हम जो है एक कोई दूसरी चीज़ को खड़ा करेंगे, और वह खड़ा करते हैं मुस्लिमों को, जिसमें कि फिर डिवाइड एंड रूल की बात चलती है। तो इस्टेब्लिश अ सेपरेट काउंसिल ऑफ द नोटेबल्स विच कुड कंसिस्ट ऑफ द रूलर, इंडियन स्टेट, जमींदार एक्सेट्रा हु वर द लॉयल टू द ब्रिटिश। और इसके साथ साथ एक सेपरेट काउंसिल की भी स्थापना की जाती है जो कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था का बहुत ही लॉयल हो। वो थे इंडियन स्टेट के जमींदार वगैरह, ठीक है, जो कि जो कह सकते हैं एक प्रकार से ब्रिटिश के एजेंट के रूप में ब्रिटिश के फिलॉसफी, ब्रिटिश के आइडियोलॉजी, उसके प्रोपोगेंडा, उसके एजेंडा को समर्थन देते थे और कह सकते हैं एक प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो बट लेटर दे हैड डिसाइडेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द लैंडलॉर्ड्स ऑन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इटसेल्फ। बाद में जो है जितने भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जमींदार वगैरह थे, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एज ए रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करते हैं, ताकि वह ब्रिटिश एम्पायर की लॉयल एजेंट के रूप में, कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से कह सकते हैं आप इसे वफादार कुत्ता, अन्य शब्दों में, हालांकि ये एजुकेशनल टर्म नहीं है, लेकिन वफादार कुत्ता सबसे अधिक वफादार होता है। तो उस वक्त के वैसे लोग जो अंग्रेजों से मिलजुल कर अंग्रेजों का समर्थन करते थे और अधिक से अधिक, जैसे लैंडलॉर्ड्स या जमींदार वगैरह होते थे, वो अधिक से अधिक वो एक एजेंट का काम करते थे, गांव से जो है लगान वगैरह की वसूली करके अंग्रेजों को देते थे। तो अंग्रेज को कुछ देते थे और कुछ अपने पास भी रखते थे। तो उनकी इस अंग्रेजों की एक स्ट्रैटेजी थी कि किस प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने पाले में लाएं जो हमेशा हमारा लट्टू बना रहे और हमारा समर्थन करता रहे। तो डिप्यूटेशन ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स मीट वाइसराय एट शिमला। देखिए, एक डिप्यूटेशन आता है मुस्लिम लीडर्स का जो कि शिमला में मिलता है वाइसराय से। ठीक है, शिमला उस वक्त की स्टेशन हिल थी, अभी भी शिमला जो है लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली, खैर
that demanded that the position accorded to the Muslim in any kind of representation or numerical strength and the political importance of their community. कहने का मतलब काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर दिया जाए कि मतलब कितने प्रतिशत मुसलमान हैं उतना उनका रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि के रूप में लेजिस्लेटिव बॉडी में चुनकर आना चाहिए। और यह एक सेपरेट इलेक्टोरेट की कह सकते हैं कि अवधारणा और कॉन्सेप्ट यहीं से पनपती है। दे कुड क्रिएट ए काउंटरपोज टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कांग्रेस, ताकि जैसे जैसे कांग्रेस की डिमांड जो बढ़ रही है इसे काउंटर कर सके। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है और कुछ लॉयल जमींदार वगैरह जो होते हैं ट्रेटर गद्दार उनको भी खड़ा किया जाता है। तो दे कुड क्रिएट ए काउंटरपोज टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की जो डिमांड है उसे उसके समानांतर में और उसको अपोज करने के लिए जो है इस मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा पनपती है। और वो यही जाकर फिर 1947 में विभाजन का एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर होता है, सिमला समझौता, सिमला एग्रीमेंट। एंड द मुस्लिम गॉट बेटेस एज वेल एज सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर मुस्लिम जो है बेटे से हंस पा लेते हैं, उसका महत्व बढ़ जाता है और साथ साथ उन्हें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया जाता है। मोहम्मद अली डिस्क्राइब्ड एज ए कमांड परफॉर्मेंस, जो मोहम्मद अली थे उन्होंने इसे कमांड परफॉर्मेंस के रूप में उन्हें डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। सर सैयद अहमद खान डिमांडिंग नॉमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स टू रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट। जो सर सैयद अहमद खान है इन्हें बहुत लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता कह सकते हैं प्रेमी के रूप में देखते हैं। उनकी डिमांड थी कि नॉमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स टू रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम्स को नॉमिनेट करें जो कि मुस्लिम्स की महत्वाकांक्षाओं, उसके इरादों, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता हो। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन इमर्ज्ड अ डिमांड फॉर मोर सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, फिर जैसे जैसे इलेक्शंस इमर्ज होते हैं, चुनाव बढ़ता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हर क्षेत्र में, हर जगह जहाँ जहाँ मुस्लिम्स का बहुल एरिया है वहाँ तो मिलना ही चाहिए। साथ साथ जो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है वहाँ भी मुस्लिम्स कैन वोट फॉर द मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ भी चुनकर उनका कुछ सीट रिजर्व किया जाए, कुछ फिक्स किया जाए। इसके साथ साथ जहाँ एकदम मिनिमम मुस्लिम्स नंबर ऑफ कह सकते हैं कि लोग हैं वहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए कि वहाँ भी वो खड़े हो सकते हैं। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा थी ये सर सैयद अहमद की मांग थी। बहुत लोग इसे स्वतंत्रता प्रेमी और स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता में इनके योगदान और एक स्कॉलर के रूप में देखते हैं कि मुस्लिम्स के स्कॉलर हो सकते हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर्स हो सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखने वाला किस प्रकार का राष्ट्र प्रेमी है मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैर, ब्रिटिश इनकरेज्ड कॉम्युनल सेपरेटिज्म। ब्रिटिश जो थी वह उनके लिए तो भाई ये फायदेमंद था कॉम्युनल सेपरेटिज्म्स को इनकरेज करना, ताकि वो जो है अधिक दिनों तक भारत को गुलाम बनाए रख सके और अधिक दिनों तक वो शासन व्यवस्था चलाए रख सके। दिस द रीजन, ठीक है, वाई विद अ कंपैरेटिवली बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू द मेथड्स ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन विद द कांग्रेस हैड बीन परस्यूइंग फॉर मोर देन 2 decades, लीग अचीव नोटेबल सक्सेस विद इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर इट्स फाउंडेशन। देखिए, कांग्रेस जो है इतने दिनों से प्रेयर एंड पिटिशंस के जरिए जो है अपनी मांगों को रख रहा था कि हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये पावर्स मिलने चाहिए। उन्हें उतनी तरजीह नहीं दी गई, लेकिन कुछ ही डिकेड में और कह सकते हैं कुछ ही समय में, ठीक है, लीग जो है वह बहुत ही अधिक सक्सेस हासिल कर लिया, अधिक सफलता हासिल कर लिया, और वह इस मायनों में कि वह सेपरेट इलेक्टोरेट की जो कह सकते हैं कि अवधारणा में और मुस्लिमों का जो कह सकते हैं एक प्रकार से इंटरेस्ट की रक्षा के लिए वह कह सकते हैं कि कॉम्युनल अवार्ड्स के रूप में उन्हें वह अंग्रेजों के द्वारा मिलता है। तो एक प्रकार से यह लीग, मुस्लिम लीग की यह बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। बट यह अचीवमेंट आगे जाकर विभाजन का कारण बनता है जो राष्ट्र को अहित किया है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन मई 1909 आफ्टर लॉन्ग एंड पेनस्टेकिंग डेलिब्रेशन। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वह 1909 में पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर पेनस्टेकिंग डेलिब्रेशन, बहुत ही कह सकते हैं कि विचार विमर्श विवाद के बाद।
Alongside this policy of conciliation reflect in the move for legislative reforms, government adopted a policy of outright repressions for those who continue to oppose and condemned the government. देखिए, एक प्रकार तो वो कॉन्सलेशन अप्रोच अपनाया जा रहा है कि चलो कुछ थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स कर देते हैं, थोड़ी बहुत उन्हें और अधिक फंक्शंस कार्य करने की आज़ादी देते हैं। साथ साथ वो लोग जो सरकार को अपोज कर रहे थे, जो सरकार का विरोध कर रहे थे, जो सरकार से कॉन्फ्लिक्ट में थे, जो कंडेम्ड करते थे, सरकार की आलोचना करते थे, उन्हें जो है बहुत ही सरकार जो है हार्सली जो है निपटने का प्रयास करती थी। उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही आउटराइट जो है रिप्रेशंस के मेजर स्टेप लेती थी और एक दबाने की नीति और उन्हें रिप्रेस करने का कार्य करती थी, फोर्सफुली बल का प्रयोग करके। तो 1907 ड्यूरिंग 1907 एंड 8 सॉरी द प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट्स बैनिंग मीटिंग्स इन स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, एक एक्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग। कहने का मतलब है सेडिशियस मतलब जो देशद्रोह होता है ना, कि कोई भी ऐसा मीटिंग इस प्रतिबंधित जगह पर आप नहीं कर सकते। बैनिंग मीटिंग्स इन स्पेसिफिक एरिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा तय किया जाता था, उस एरिया में आप कोई भी ऐसी मीटिंग्स, कोई भी ऐसे जलसा, कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी आप जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते थे, वो लाया गया। ठीक है, आगे है द न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट एंड ऑफेंस एक्ट इनेबलिंग सीजर ऑफ द प्रेसेस। और एक एक्ट और लाया गया है कि न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एंड ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें कि कोई भी प्रेस जो सरकार की आलोचना करते थे, सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, उन्हें जो है प्रतिबंध कर दिया जाता था, प्रतिबंध करने का प्रयास किया जाता था, उनको सीज कर लिया जाता था, मतलब ताला जड़ दिया जाता था। द इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसके साथ साथ इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया। ठीक है, इम्पोजिंग ए बैन ऑन द समितीज इन बंगाल वर पास्ड, ताकि बंगाल में जितने समितीज वगैरह थे ना, उसे प्रतिबंधित कर दिया। तो आप एक तरफ से देख सकते हैं कि एक रिफॉर्म्स लाया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और इस एक रिफॉर्म्स लाने के बाद 3 ऐसे मेजर्स लिए गए, 3 ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए जो कि भारतीयों को दबाने का कार्य किया गया। तो इसे कहते हैं कैरोट और स्टिक की पॉलिसी। थोड़ा सा कैरोट दे दो, फिर ऊपर से 4 डंडे लगा दो। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। ठीक है, आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द 2 इंडियंस टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियंस एंड द गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नर। इसके साथ साथ 2 भारतीयों को जो है काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर के साथ साथ जो एक्सिक्यूटिव विंग होते थे, उसमें 2 भारतीयों को जो है उसमें नॉमिनेट किया गया और अपॉइंट किया गया। अपॉइंट तो नहीं कह सकते, नॉमिनेट ही कह सकते, क्योंकि मतलब बोल दिया गया भाई चलो 2 इंडियंस को इसमें रख लेते हैं ताकि इंडियन थोड़ा खुश हो जाए। Under this provisions, comparatively unimportant portfolios like those of law or education were given to India। जो कि अनइम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था, डिपार्टमेंट था, जैसे कानून हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, इन तमाम पोर्टफोलियो को जो है भारतीयों को दिया गया। ये मंत्रालय तो दे दिया, लेकिन भारत के पास कोई फंड ही नहीं था। भारत लोग बजट पर कोई डिस्कशन ही नहीं कर सकते थे, बजट पारित ही नहीं कर सकते थे, बजट की सिर्फ कुछ आलोचना कर सकते थे। तो ये सब सारे जो पोर्टफोलियो जो कि अनइम्पॉर्टेंट था, जिसको कह सकते हैं कि उतना उस वक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जैसे लॉ हो गया और एजुकेशन हो गया, वो भारतीयों को सौंप दिया गया था। एंड स्टेप वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अमाउंटेड टू इम्प्लिक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द 2 फैक्ट। लेकिन चलो, नहीं से कुछ भला, नथिंग इज, कह सकते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब अगर कुछ नहीं है तो उससे अच्छा कुछ तो है। तो इससे 2 इम्पैक्ट पड़ता है और इसके 2 प्रभाव पड़ते हैं आने वाले समय के लिए। वह है इंडियंस वेर फिट टू बी अपॉइंटेड टू हाईएस्ट पोजीशन। पहला तो ये तय हो गया कि कोई भी भारतीय हो वह किसी भी शीर्ष पद पर तैनात होने के लिए अनुकूल हैं या फिर फिट हैं। फिट मतलब वो कह सकते हैं एक प्रकार से उनके अंदर यह कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि कोई भी शीर्ष शासन व्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। आगे है इंडियंस वर बेटर इंटरप्रेटर्स ऑफ द विशेस ऑफ देयर कंट्रीमैन देन द ब्रिटिश ऑफिसर्स।
और दूसरा यह कि इंडियंस जो हैं, ठीक है, यहाँ इंडियन के स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इंडियन जो है वह अपने लोगों के विशेष मतलब महत्वाकांक्षाएं, इरादा, इच्छाओं को उठाने के लिए, उजागर करने के लिए अंग्रेजों के सरकारी अफसर से और उससे अंग्रेजों के अपेक्षाकृत कहीं अधिक जो हैं कह सकते हैं कि अच्छे हैं, या फिर कह सकते हैं अधिक अच्छे तरीके से जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन मास हैं, कॉमन इंडियन हैं, उनकी विशेष को वो उठा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं और बातों को रख सकते हैं। मतलब जितने भी अंग्रेज का प्रतिनिधि होते थे पहले चुनकर जाते थे, और इंडियन को कह सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट होने नहीं दिया जाता था, चाहे काउंसिल हो गया या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एग्जीक्यूटिव विंग हो गए, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव विंग हो गया। अब जो है इंडियंस को शामिल करने के बाद, उन्हें कुछ पोर्टफोलियो देने के बाद यह तय हो गया कि इंडियंस लोग अपने इंडियन की दुख दर्द और कह सकते हैं उनकी कमियों को उजागर करने के लिए वह अंग्रेजों के जो सरकारी कर्मचारी थे उससे अपेक्षाकृत कहीं अधिक स्पष्ट रूप से अपने लोगों की बातों को वहाँ रख सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। लाइक अर्लियर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड एक्ट ऑफ 1909 वाज आल्सो अमेंडिंग एक्ट। एक प्रकार से कह सकते हैं ना, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ हम 1892 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये एक्ट जो था ना 1909, यह भी एक प्रकार से संशोधन वाला एक्ट था। इसमें जो पिछले जो बेसिक चीज़ें थी वो तो थी ही, इसके साथ इसमें कुछ और अधिक बढ़ा चढ़ाकर कुछ कार्य दे दिए गए, कुछ शक्तियाँ दे दी गई, और इसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें क्या क्या चेंजेज हुए आइए देखते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस चेंजेज इन द साइज एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल। मैंने पहले बताया काउंसिल मतलब नंबर बढ़ा दिया कि अब इंडियंस की संख्या अधिक होगी, और साथ साथ इसके फंक्शंस कार्य को बढ़ा दिया गया, ठीक है। एंड गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। जो भी गवर्नर जनरल के काउंसिल्स थे और जो प्रोविंशियल लेवल के जो काउंसिल्स थे, उनमें नियम कानून और रेगुलेशन बनाने के लिए जो है कह सकते हैं कि उनके कार्य को अधिक बढ़ा दिया गया। और इंडियंस के साइज है मतलब एक प्रकार से नंबर ऑफ जो कह सकते हैं इंडियन कैंडिडेट या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ चुन कर जाएंगे, उनकी सदस्यों की संख्या को इंक्रीज कर दी गई। तो चेंजेज इन कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन में स्वाभाविक सी बात है कि जो साइज इंक्रीज किया गया तो कंपोजिशन में बदलाव होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल, और साथ साथ प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल के जो स्ट्रेंथ हैं उन्हें भी इंक्रीज किया गया, उसे बढ़ाया गया। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज टू 60, और जो एडिशनल मेंबर थे लेजिस्लेटिव सेंट्रल काउंसिल में उसे 60 कर दिया गया बढ़ा के, और इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे, ठीक है, उसमें 30 से लेकर जो है 50 के बीच में रखा गया। तो सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों जगह सीट की संख्या अधिक इंक्रीज कर दी गई। इन द सेंट्रल एंड इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर 37 ऑफिसर्स, 37 जिसमें कि सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर्स थे, 9 एक्स ऑफिसर, तो 9 एक्स ऑफिसर मतलब जो कि रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं उनकी संख्या 9 थी, और साथ साथ 28 जो है, ठीक है, एडिशनल ऑफिसर्स मेंबर्स हुआ करते थे। तो टोटल 37 मेंबर्स हो गए, और 32 जो है नॉन ऑफिसर्स मेंबर थे जो कि इंडियंस थे, ठीक है। 32 आज भी देखो, अभी भी देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो इंडियंस की संख्या है वो अभी भी माइनॉरिटी में है, अभी भी अंग्रेज लोग ही मेजोरिटी में, भले सदस्यों की संख्या 32 कर दी गई है, लेकिन 37 जो है अंग्रेज ही हैं। तो एक्ट ऑफ 1909 become a landmark because of the manner in which non-official seats were distributed and filled 32 non-officials and seat and 5 were filled by nominated by the government। देखिए 32 जो है तो कह सकते हैं नॉन ऑफिशियल सीट था, जिसमें कि जो है 5 जो है वो सरकार के द्वारा नामित किए जाते थे। रिमेनिंग जो 20 सीट मतलब 27 सीट था, जो 32 में से 5 तो नॉमिनेट किए जाते थे सरकार अपने, जैसे किसी लैंडलॉर्ड को जो उस पर लॉयल होते थे ना, मैंने बताया ना कि जो बिग जमींदार्स वगैरह लॉयल वगैरह होते थे तो वो उनको नॉमिनेट करते थे। लेकिन 27 सीट ऐसे थे जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो इस प्रकार से किया गया, देखिए बाय नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 13, बाय लैंडलॉर्ड्स जो है 6, मुस्लिम्स ऑफ 5 प्रोविंसेस 5, ठीक है। फिर अल्टरनेट बाय द मुस्लिम्स लैंडलॉर्ड्स ऑफ द यूपी एंड बंगाल 1, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोलकाता 2,
ठीक है, एंड बम्बई, मतलब एक एक दोनों। तो इस प्रकार से जो है सीट का बंटवारा किया गया। सिमिलर प्रोविजन रखा गया, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए भी सिमिलर प्रोविजन रखे गए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पिक्यूलियर कंडीशंस मुस्लिम एंड लैंडलॉर्ड्स वेर गिवन द ब्रिटिश, जो मुस्लिम्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें अधिक जो है महत्व दिया गया। दीज सीट्स वेर टू बी फिल्ड इन बाई इलेक्शंस, और बाई इलेक्शन में इन सीट्स को फिल किया जाता था। एंड फॉर 13 ओपन सीट सिस्टम ऑफ इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस, और मात्र 13 ऐसे सीट थे जहाँ जो है ओपन सीट रखा गया जिसमें कि इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, और बाकी जितने भी अदर सीट थे 60 में से 13 मात्र जिसमें इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, और जितने भी अदर सीट थे उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइदर दे आर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश और दे वेर द ऑफिशियल्स मेंबर और एक्स ऑफिशियल्स मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। फिर टैक्स पेइंग सिटीजन जो थे ना, उन्हीं को जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में खड़ा होने के लिए या वोट देने का अधिकार दिया गया था। सभी को वोट देने का भी अभी अधिकार भी नहीं दिया गया था, ठीक है। कमिटीज और लोकल बोर्ड में जो हो खड़ा हो सकते थे या चुनाव लड़ सकते थे। आगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड द मुस्लिम्स वर इलेक्टेड डायरेक्टली इवन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में। भाई द मुस्लिम लैंड्स जो थे, रिच ट्रेडर जो थे, ठीक है, ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल्स जो थे, मेन गॉट राइट टू वोट डायरेक्टली फॉर द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव। मैंने पहले बताया जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो रिच पीपल थे, जो रिच ट्रेडर्स थे, या फिर जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, जो ग्रेजुएट थे, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सबको वोट देने का उस वक्त अधिकार भी नहीं मिला था, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल, चाहे प्रोविंशियल का इलेक्शन हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी का इलेक्शन हो, तो नॉन मुस्लिम हाउएवर रिच और क्वालिफाइड हैड नो सच right unless they were the members of the municipal committees or district boards। तो जितने में कह सकते हैं ना कि नॉन मुस्लिम्स जो थे उन्हें उतना तहजीब कह सकते हैं महत्व नहीं दिया गया, अनलेस जो है वो कोई म्यूनिसिपल कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर्स थे, और मुस्लिम्स को, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और रिच ट्रेडर को अधिक महत्व दिया गया था इस जो है एक्ट के अंतर्गत। तो मुस्लिम्स वेर इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, सभी को मालूम है कि यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि उन्हें जो है एक अलग से सीट जो है रिजर्व कर दिया जाता था, और ऐसा कहा जाता था कि दे वेर प्रिपेयर कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द मुस्लिम वोटर ओनली, और वो जो मुस्लिम्स होते थे सिर्फ मुस्लिम्स और मुस्लिम्स को ही वोट देते थे। तो मुस्लिम्स वेर ऑल्सो गिवन बेटिस एंड दैट इज मोर सीट वर गिवन टू देम दैन द नंबर ऑफ वारंटेड बाय द प्रोपोर्शन टू द लोकल पॉपुलेशन। मुस्लिम्स को जो है बहुत अधिक सीट दिया गया, अधिक बेटेज दिए गए, और उन्हें सीटों की संख्या भी अधिक थी, हालांकि उनका प्रोपोर्शन जो है लोकल लेवल के पॉपुलेशन के आधार पर अगर गिना जाए, उस अनुपात में अगर देखा जाए तो उनके नंबर ऑफ कह सकते हैं कैंडिडेट अधिक थे। एंड ऑल्सो गिवन द राइट टू कम्पीट एंड इक्वल टर्म्स, और साथ साथ उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि आप इक्वल टर्म में, मतलब समान स्तर पर जो अनरिजर्व्ड सीट थे उस पर भी मुस्लिम्स लोग फाइट कर सकते थे। तो इस प्रकार से जो है एक अपीजमेंट की पॉलिसी ब्रिटिश के द्वारा अपनाई गई। तो एम ऑफ गवर्नमेंट इन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द मुस्लिम्स, और जो है क्या उद्देश्य था, आखिर अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाहते थे, उनका क्या उद्देश्य था कि वह मुस्लिम्स को एक स्पेशल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही थी। तो अंग्रेज लोगों की ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ताकि वो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए एक कह सकते हैं ट्रस्टेबल डॉग, मतलब कह सकते हैं कि वफादार कुत्ता को तैयार कर रहा था। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मतलब मैं बार बार इस शब्द को इसलिए तैयार करता हूँ क्योंकि जो 1947 का विभाजन है ना, इसी सेपरेट इलेक्टोरेट की देन है। तो एक प्रकार से ना लॉयलिटी क्रिएट करना चाहता था ब्रिटिश, ताकि अपनी शासन व्यवस्था को अधिक दिनों तक कायम रख सके, and not to correct imbalances in the Indian society but to bind some Muslims leader to the government with slicken chain of gratitude। slicken chain of gratitude कहने का मतलब है कि वह कुछ मुस्लिम्स को इस प्रकार से अपनी सहानुभूति में कैद करना चाहते थे, बांधना चाहते थे, ताकि उन्हें लग सके कि अंग्रेज तो मुसलमानों का बहुत ही हितधर है। चेंजेस इन द फंक्शंस, और इसके कार्य में क्या क्या बदलाव किए गए। अब देखिए, The act did not make any alteration in the legislative power। legislative powers के अंतर्गत इसमें इस एक्ट के द्वारा कोई भी विशेष बदलाव नहीं किया गया। It simply extended their functions। वो मात्र जो है इसके कुछ फंक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है।
एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर गिवन द राइट टू मूव रिसोल्यूशन, और साथ साथ किसी भी रिसोल्यूशन प्रस्ताव को मूव करने के लिए अधिकार दिया गया, किसे, मेंबर्स को। तो पहले यह अधिकार नहीं था। मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, मतलब जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में था, जो जनरल पब्लिक के हित में था, उस पर जो है प्रस्ताव मूव कर सकते थे, लेकिन लिमिटेशंस के साथ, कुछ जो है सीमा लगाकर, मतलब कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। तो रिसोल्यूशंस वर टू बी इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस, और रिसोल्यूशन जो थे वो एक रिकमेंडेशंस के फॉर्म में जाता था, ठीक है, टू द गवर्नमेंट विच लेटर माइट और माइट नॉट अडॉप्ट। मतलब वो उनका अंग्रेजों का एक, मतलब कह सकते हैं रिसोल्यूशन तो प्रस्ताव जो है पारित करती है, लेकिन ये अंग्रेजों के कह सकते हैं कि अधिकार में है, वह चाहे तो इसे स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार करे। एलोबरेट रूल्स वर लेड फॉर डिस्कसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले जो है बजट पे जो है ना क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया था इंडियंस को। अब जो है एक रूल्स बनाया गया ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर सके जब वो हाउस में टेबल होती है। आज भी जब बजट टेबल होती है, तो जब बजट पार्लियामेंट में टेबल होता है, तो उस बजट को टेबल होने के बाद उस पर जो है बहुत विचार विमर्श किया जाता है, हर चीज़ को एक क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन उसका होता है, उसके बाद उसे पारित किया जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कसिंग द स्टेटमेंट, ठीक है, अब है इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने की अनुमति दी गई, अवसर मिला। एंड मूविंग रिसोल्यूशन वॉज गिवन बिफोर, और रिसोल्यूशन को मूव करने के लिए जो है पहले ही ऑलरेडी मिल चुका था, बिफोर द बजट इन द फाइनल फॉर्म वॉज प्रेजेंटेड। और जो फाइनल फॉर्म जो होता था वो एक प्रस्ताव की तरह, जैसे अभी बजट पारित होता है उस वक्त भी पारित किया जाता था। एंड राइट टू आस्क क्वेश्चन, अब जो है क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दिया गया, वॉज एक्सटेंडेड, और इसे बढ़ाया गया कि ठीक है। एंड हु आस्क्ड द ओरिजिनल क्वेश्चन राइट टू पुट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पहले क्या था कि क्वेश्चन तो कर सकते थे, लेकिन काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब इस एक्ट ऑफ 1909 और कह सकते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के तहत यह प्रावधान किया गया कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरकार का अगर उस पर जवाब आता है तो आप काउंटर क्वेश्चन भी अलाउ किया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन से जन्मा हुआ अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस प्रकार का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार जो है भारतीयों को, या फिर कह सकते हैं जितने भी मेंबर्स थे उन्हें दिया गया। द गवर्नमेंट हैज़ टू ए, जो है सरकार का दो उद्देश्य था इन इंट्रोड्यूसिंग सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो ये कह सकते हैं संवैधानिक परिवर्तन और रिफॉर्म्स किए गए, बदलाव किए गए। इसमें सरकार का जो उद्देश्य था वह पहला था स्ट्रेंथन द राज, या जो ब्रिटिश एम्पायर थे, ब्रिटिश राज्य था, इसे स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया जा रहा था, इसे और मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। एंड बाय रैलिंग द मॉडरेट टू द एम्पायर, ताकि मॉडरेट विंग के जो लोग थे उसे अंपायर के लॉयलिस्ट बनाया जा सके। एंड टू इनकरेज डिवीजन एमंग पॉलिटिकली एक्टिव हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इन अदर वर्ड्स इट वाज डिजाइन एज अ माइलस्टोन इन द डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी। और यह जो है राजनीतिक तौर पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में विभाजन, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत दोनों में मतभेद उत्पन्न करना और डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रेटजी थी, इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन, और पाकिस्तान जो भविष्य में बना 1947 में, उसकी नींव यही मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही डाला गया था। इनिशियली मॉडरेट लीडर्स वर सेटिस्फाइड, शुरुआत में तो मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने प्रेयर एंड पिटिशंस और रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हो, तो खुश हो गए, सेटिस्फाई हो गए। एंड सेट देमसेल्फ टू वर्क इंथुसियास्टिकली, और शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ जो है इस पर जो है वो कार्य करने लगे अंग्रेजों के साथ। ईयरलियर दे हैड कैप्चर द कांग्रेस, साथ साथ कांग्रेस भी कैप्चर कर लिया उन्होंने, और कह सकते हैं कि सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, ठीक है। ये द फैक्ट रिमेन्स विद इन द कांग्रेस देयर रोल बिकम स्टेडली लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जो रोल है वो बहुत ही कम होते जाता है। जब से एक्सट्रीमिस्ट विंग को एग्जिट कर दिया गया ना सूरत स्प्लिट के बाद, धीरे धीरे मॉडरेट भी अपना प्रभाव खो दिया सरकार के ऊपर। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कांग्रेस बिकम टेररी, एंड कह सकते हैं कि आफ्टर द पैक्ट बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन 1906, फिर से जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1916 में जो है आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो मॉडरेट स्ट्रिक्टली मूव टू द फ्रिंज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड चीज टू प्ले अ सेंट्रल रोल। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि मॉडरेट कह सकते हैं स्ट्रिक्टली मूव टू द फ्रिंज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड चीज टू प्ले अ सेंट्रल रोल। मॉडरेट धीरे धीरे कह सकते हैं कमते जाते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है वो अधिक प्रभावशाली होते जाता है, अधिक वो
जो है अपना प्रभाव प्रभुत्व, मतलब एक इस कॉमन सा सेंस लगाइए, आप कब तक प्रेयर और पिटिशंस के जरिए रिफॉर्म्स मांगेंगे? आखिर जो लाहौर अधिवेशन वगैरह 1929 वगैरह 30 वगैरह में, फिर धीरे धीरे जितने भी अधिवेशन होते हैं उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है, महात्मा गांधी आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है कांग्रेस का स्वरूप ही बदल जाता है। तो आगे हम लोग उसके बारे में भी जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड दिस हैपेंड इन द सीज टू इशू लाइक द फिजिकल ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। फिजिकल ऑटोनॉमी को कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए, या फिर केसेस जो है, दिस हैपेंड इन द केसेस ऑफ इशू लाइक फिजिकल ऑटोनॉमी फॉर इंडिया, स्टेट कंट्रोल ऑफ रेलवे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे जो है वाद विवाद होता था। लेकिन ईयर 1 एबोल्यूशन ऑफ द कॉन्टल एक्सरसाइज ड्यूटी, एवोल्यूशन ऑफ द इमिग्रेशन अंडर द इंडेंचर एंड डिमांड फॉर मोर एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इन तमाम जो मुद्दे हैं ना, इस पे जो है बात किया गया था। एक मिनट, हाँ, जैसे कॉटन एक्सरसाइज ड्यूटीज है, इसके ऊपर जो है गहन चर्चा हुआ था, मतलब उस वक्त के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब शिक्षा पे और अधिक खर्च किया जाना चाहिए, इस पे भी बात रखी गई थी। इनफैक्ट ये सब डिबेट जो हो ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया जाता था, मतलब उस वक्त बहुत इसका चर्चा होता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ से इवॉल्व हो रहा था, और किस प्रकार भारत के लोग अपने भारतीयों की समस्याओं का वहाँ जिक्र कर रहे थे। इनफैक्ट डिबेट्स ऑन दीज इशूज ब्रॉट अप द आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट पीपल्स vis-a-vis ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। किस प्रकार से जो भारत के लोग थे वो अपने आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट को ले जाकर वहाँ रखते थे, और एक एलियन और फॉरेन गवर्नमेंट से इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे। तो डिबेट इन द लेजिस्लेटिव सर्व इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो डिबेट वगैरह होता था उसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस जो है वो सब किया जाता था। इन द डिबेट्स बिल एंड रिसोल्यूशंस, जो भी डिबेट में बिल एंड रिसोल्यूशन को पारित किया जाता था, प्रस्ताव लाए जाते थे, वह जो है लॉजिकली इनकॉन्ट्रोवर्टिबल आर्गूमेंट्स विच ऑफन प्लेस्ड द ऑफिसर्स मेंबर एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। और बहुत बार ऐसे पॉइंट, बहुत बार ऐसे तर्क जो है भारतीयों के द्वारा रखा जाता था कि जो भी ऑफिसर्स मेंबर होते थे वह शर्म के मारे अपना सर जो है नीचा झुका लेते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे, अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भारत में अकाल पड़ रहा है, बंगाल फेमाइन, लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत का अनाज विदेश भेजा जा रहा है, युद्ध के काम में लगाया जा रहा है या स्टॉक में रखा जा रहा है। भारत में प्लेग फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है, डायरिया से लोग मर रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं उस वक्त की इस प्रकार की त्रासदी की हालत हो जाती थी। और इस चीज़ को लेकर जब भारत के लोग वहाँ रिसोल्यूशन या प्रस्ताव लाते थे तो अंग्रेजों को इससे गालीन की भावना होती थी, और उन्हें लगता था कि ये हम लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो द आर्गूमेंट रिवर्टेड इन द प्रेस, और साथ साथ जो है जो आर्गूमेंट वगैरह वहाँ रखे जाते थे, पुट फॉर्थ इन द रिसोल्यूशन, और बिल जो लाया जाता तो उसमें जो प्रस्ताव में जो बातें रखी जाती थी वो जो है पूरे के पूरे प्रेस में, जर्नल में, न्यूज़पेपर में छपता था, और उस पर फिर वाद विवाद होता था, डिस्कशन वगैरह होते थे। एंड द डिबेट्स दस हेल्प द इरोडिंग द मोरल फाउंडेशन ऑफ द राज। और यह जो डिबेट है, डिस्कशन है, वह राज और जो ब्रिटिश एम्पायर है इसके मोरल फाउंडेशन, इसके जो नैतिक जो कह सकते हैं नींव है, इसको हिलाने का कार्य करती थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एंड सेपरेट इलेक्ट्रेट, जो कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफ मुस्लिम्स एंड सेपरेट इलेक्ट्रेट जो दिया गया ना मुसलमानों को, यह एक कह सकते हैं अंग्रेजों का मास्टर स्ट्रोक सिद्ध हुआ इंपेरियलिस्ट स्ट्रेटेजी का, जिसमें कि वो अधिक दिनों तक अपनी शासन व्यवस्था चला सके। एंड वंस रिलीजन वॉज इंसर्टेड एज अ पॉलिटिकल फैक्टर, और एक बार जब धर्म जो है राजनीतिक कह सकते हैं कि कारक बनकर उभरा, तो परसुएंस ऑफ इंटरेस्ट अलोंग द रिलीजियस लाइन्स बिकम एक्सेप्टेड नॉर्म्स। फिर जो रिलीजियस या फिर धार्मिक आधार पे जो कह सकते हैं अपने धर्म के लोगों का ही इंटरेस्ट को रखना एक आम प्रचलन बन चुका था, जो आने वाले समय में 1947 में विभाजन का रूप में देखा गया। तो नेसेसिएटिंग अपील्स टू रिलीजियस सेंटिमेंट टू गेट सीट एंड टू रिटेन देम। और आज भी धर्म के नाम पर जो है कह सकते हैं कि सीट पर बने रहने के लिए, मतलब सत्ता काबिज करने के लिए या सीट को जीतने के लिए प्रचार प्रसार या जो भी चीज़ें हैं वो चलते रहता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को देखा, आगे बहुत सारे मॉन्टेन्स रिफॉर्म्स है, या फिर जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1947, इन तमाम एक्ट्स के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, अगले वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट्स, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट।